दोस्तों, किरण देवी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। तो हमारा आज के क्वेश्चन है, ये है आगे की, है ना। आगे की क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान की, यानी सामाजिक अध्ययन या विज्ञान की। जो हमारे 60 क्वेश्चन आते हैं किसमें, सीटेट पेपर 2 में, जो कि 2011 से 2024 तक के संपूर्ण पेपर लगवाए जा रहे हैं सीटेट पेपर 2 के, सोशल साइंस के यानी सामाजिक विज्ञान के। तो आप सभी जरूर ज्वाइन कीजिए और प्ले लिस्ट में चेकआउट कीजिए। नंबर वाइज क्लासेस हैं और सभी लगवाए जा रहे हैं, आपको छोड़ेंगे नहीं, पूरे लगवाए जाएंगे। और पिछली बार भी लगवाए गए थे, अभी भी लगवाए जा रहे हैं, तो आप सभी चेकआउट कीजिए और डेली देखिए। चलो आज क्लास स्टार्ट करते हैं। और 6 to 8 की NCERT भी पढ़ाई जा रही है, तो आप सब चेकआउट कर लें। आज के क्वेश्चन लगाते हैं। चलो, ऐसा विश्वास किया जाता है कि ईसा का शिष्य सेंट थॉमस कहाँ से आए थे। ऐसा विश्वास किया जाता है कि ईसा का शिष्य सेंट थॉमस कहाँ से आए थे। और जो नए आए हुए हैं और पुराने भी हैं वो लाइक कर दें, और नए वाले लाइक एवं सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, और एक सब्सक्राइब एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलो, ऐसा विश्वास किया जाता है कि ईसा शिष्य सेंट थॉमस गोवा से आए थे, या कर्नाटक, तमिलनाडु या केरल। तो जो शिष्य सेंट थॉमस आए थे वो आए थे केरल से। कहाँ से आए थे? केरल से। तो हमारी जिसने 6 to 8 की NCERT कंप्लीट की है वो आराम से लगा पाते हैं क्वेश्चन आंसर। अगर जिसने नहीं की है तो वो साथ साथ में ज़रूर कीजिए, क्योंकि उसके द्वारा ही आप इन क्वेश्चनों को हल कर पाओगे। और उनके द्वारा और साथ में करना भी जरूरी है, क्योंकि पैटर्न पता चलता है हमें कि किस प्रकार का आता है क्वेश्चनों का पैटर्न। तो ज़रूरी है लगाना क्वेश्चन। जूलू क्या है? जो जूलू है वो क्या है? तो दक्षिण अफ्रीका की एक जनजाति है, या दक्षिण अफ्रीका की एक भाषा है, या दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रीय पशु है, या दक्षिण अफ्रीका का एक परंपरागत नृत्य है। तो जूलू है वो है दक्षिण अफ्रीका की एक जनजाति है। दक्षिण अफ्रीका की एक जनजाति है क्या? जूलू। फिर आगे देखते हैं हम। संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग होते हैं? तो संविधान के अनुसार राज्य के अंग होते हैं 2, 3, 4, 5। तो संविधान के अनुसार राज्य के अंग होते हैं कितने? हमारे 3 हो जाते हैं संविधान के अनुसार राज्य के अंग। फिर है देखो, डिटेल्स में यहाँ नहीं हम बता पाएंगे कौन कौन से अंग हैं। डिटेल्स में आपको थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आप वो पढ़िए, फिर क्वेश्चन आंसर लगाइए या साथ में लगाइए, तो आपको पैटर्न समझ में आएगा और ये भी समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, है ना, कैसे फिर पेपर बनता है, और आपको इससे भी कुछ नॉलेज होगा। संघवाद किससे तात्पर्य है? संघवाद से तात्पर्य है देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकार का होना, देश को चलाने के लिए राज्यों का संघ होना, केवल केंद्रीय सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, न्यायपालिका देश में सर्वोच्च शक्ति है। तो संघवाद से तात्पर्य है वो है देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकार का होना। संघवाद से तात्पर्य है देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकार का होना। हमारा राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। फिर है एक राज्य में यदि एक राजनेता यह तय करता है कि उसके राज्य में दूसरे राज्य के कामगारों को कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, तो इससे कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा? एक राज्य में यदि एक राजनेता यह तय करता है कि उसके राज्य में दूसरे राज्य के कामगारों को कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, तो इससे कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा? तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसमें उल्लंघन कौन से मौलिक अधिकार का होगा? तो स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन होगा, है ना। तो दूसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है राज्य भाषा में अधिकतम हो सकते हैं। हमारी राज्य भाषा में अधिकतम हो सकते हैं कितने सदस्य? 225 सदस्य, 245 सदस्य, 235 सदस्य या 260 सदस्य। तो राज्य भाषा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 245 राज्यसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। फिर है हमारी व्यवस्था में संसद को बहुत अधिक अधिकार प्राप्त हैं, क्योंकि हमारी व्यवस्था में संसद को बहुत अधिक अधिकार प्राप्त हैं, क्योंकि इसे कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, या इसे न्यायपालिका को नज़रअंदाज करने की शक्ति प्राप्त है, या यह जानता है कि प्रतिनिधित्व करती है यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है, या संसद में सभी शक्तियां निहित प्रदान हैं।
तो हमारी व्यवस्था में जो संसद को बहुत अधिक अधिकार प्राप्त है, क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। किसका? यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। फिर है भारतीय जनतंत्र में कार्यकारी का कार्य है। भारतीय जनतंत्र में कार्यकारी का कार्य क्या है? अधिनियम बनाना, संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों को लागू करना, प्रधानमंत्री को चुनना, राष्ट्रपति को चुनना। तो भारतीय जनतंत्र में कार्यकारी का कार्य होता है संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों को लागू करना। तो दूसरा हमारा राइट आंसर है। फिर है मध्याह्न अल्पाहार कार्यक्रम के बहुत से सकारात्मक प्रभाव हैं, जिसमें कौन सा इनमें से एक नहीं है? विद्यालयों में गरीब बच्चों के नामांकन में वृद्धि हुई है, या जाति पूर्वाग्रह जातिगत पक्षपात में कमी आई है, या अब निर्धन विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं क्योंकि वे खाली पेट नहीं हैं, या निर्धन बच्चे परीक्षाओं में अधिक अंक प्राप्त कर रहे हैं। तो मध्याह्न अल्पाहार कार्यक्रम के बहुत से सकारात्मक प्रभाव जिनमें से एक नहीं है, वो नहीं है कौन सा? निर्धन बच्चे परीक्षाओं में अधिक अंक प्राप्त कर रहे हैं, ये हमारा नहीं है। तो हमारा नहीं का भाई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। फिर है चक्रीय चित्र ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों को प्राप्त विशेष रोजगारों के अवसर प्रदर्शित करता है। वे कितने लंबे समय तक नियमित रोजगार प्राप्त करने में अयोग्य हैं, ये बताता है। तो देखते हैं हम, यह जो चक्रीय चित्र है वो ग्रामीण क्षेत्रों में जो मजदूर हैं उनको प्राप्त विशेष रोजगार मिलता है, वो कितने अवसर उन्हें मिलते हैं, कितना प्राप्त करते हैं रोजगार, उनके बारे में बताया जा रहा है। ये चक्र बताएगा हम इसको समझाएं, क्योंकि हमने देखो थ्योरी में ये सभी पढ़ा चुके हैं और आपको लगेगा 1-2 दिन थ्योरी पढ़ोगे आप बोरिंग हो जाओगे। नहीं, आप अगर डेली उसको लेके ठान लो कि हमें एग्जाम निकालना ही है और डेली थ्योरी पढ़ोगे तभी आपको उसमें से क्वेश्चन निकल पाएंगे। ऐसा नहीं है कि 1-2 क्लासेस पढ़ ली, उनमें से क्वेश्चन अगर नहीं आपको दिख रहा तो आप सोचने लगे भगवान दिख ही नहीं रहा है, क्या मतलब? ऐसा कुछ नहीं, उसी में से ही ये क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही बुक से उठ के आ जाएगा, नहीं, हो सकता है एक बुक से सिर्फ 5 क्वेश्चन हो। सोचो, तो आपको तो सभी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी ना, क्योंकि हमारी सोशल साइंस है, उसमें राजनीति की 3 बुक्स हैं और हमारी हिस्ट्री की 3 बुक्स हैं और हमारी ज्योग्राफी की 3 बुक्स हैं। तो उन 3 में से भी हमें सोचो 3 कितनी बुक होगी हमारी? 9, यानी 9 बुक्स होगी, 9 में से क्वेश्चन लेना है। सोचो, तो कहीं से भी उठा सकते हैं। तो हमारा यहाँ देखना है कितने टाइम वे काम करते हो, कितने टाइम नहीं करते हैं। तो देखो थोड़ा छोटा कर लेते हैं, और उनका काम हो जाता है कब से शुरू? जून से शुरू हो जाता है पौधे तैयार करना, फिर पत्ती रोपण करना, फिर निराई करना, फिर पैदावार निकालना। तो उनका जून से काम शुरू हो जाता है। देख लो चक्र कैसे चल रहा, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक काम चलता रहता है। फिर वो फ्री हो जाते हैं, इनका काम यहाँ बंद हो जाता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इनमें उन्हें कोई काम ही नहीं मिलता है, तो बेचारे मतलब फ्री बैठ जाते। तो कितने मंथ नहीं मिलता काम उन्हें? गिन लेते, 1, 2, 3, 4, 5 मंथ नहीं मिलता है। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि वो रोजगार के अवसर प्रदर्शित करता है। वे कितने लंबे समय तक नियमित रोजगार प्राप्त करने में अयोग्य हैं, यानी योग्य नहीं है। बताओ कितने महीने? 5, हमने काउंट कर लिए ना, 5 महीने काम नहीं मिलता उन्हें, अयोग्य रहते हैं। तो हमारा तीसरा राइट आंसर है। फिर सामाजिक विज्ञान की कक्षा में उपयोग होने वाली विधि जिसमें शिक्षार्थियों को एक दूसरे के प्रति लगाव का मूल्यांकन करने के लिए कहते हैं, और किसमें कहा जाता है कि 100 आंकलन, समाजमितीय आंकलन तकनीक एवं केस अध्ययन एवं मनोमितीय तकनीक। तो जो मूल्यांकन करने के लिए कहते हैं उसे कहा जाता है कि समाजमितीय तकनीक। क्या? समाजमितीय तकनीक कहा जाता है उसे, है ना। तो हमारा दूसरा राइट आंसर है। फिर है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक चिंतन का अनिवार्य गुण है? निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक चिंतन का अनिवार्य गुण है? अभिसारी, उत्पादक, मनन, निगमन। तो जो सृजनात्मक चिंतन का अनिवार्य गुण है वो है उत्पादक। जो सृजनात्मक चिंतन का अनिवार्य गुण है वो है उत्पादक। हमारा दूसरा राइट आंसर है। फिर है हमारा एक चुनाव के दौरान उसके विभिन्न मुद्दों की भूमिका को
समझने के लिए आप विद्यार्थियों को निम्न में से सबसे ज़्यादा क्या पूछना पसंद करेंगे। एक चुनाव के दौरान उसके विभिन्न मुद्दों की भूमिका को समझने के लिए आप विद्यार्थियों को निम्न में से सबसे ज़्यादा क्या पूछना पसंद करेंगे। तो न्यूज़पेपर के संपादनों में दिए गए विभिन्न पट्टियों द्वारा एक दूसरे के प्रति तर्कों का विश्लेषण करना, या प्रत्येक पार्टी की प्राथमिकताओं और उसकी सर्वाधिक समर्थनकारी नीतियों के प्रकारों का विश्लेषण करना, या राजनीतिक पार्टियों की लोकप्रियता जानने के लिए अपने स्थानिक तौर पर सर्वे करना, या विभिन्न पार्टियों के लिए राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों द्वारा समय पर समय की तुलना और विश्लेषण करना। तो राइट आंसर हो जाएगा कि जो सबसे ज़्यादा क्या पूछना पसंद करेंगे, तो वो करेंगे दूसरा, यानी प्रत्येक पार्टी की प्राथमिकता और उसकी सर्वाधिक समर्थनकारी नीतियों के प्रकारों का विश्लेषण करना पूछना पसंद करेंगे। दूसरा हमारा इसलिए राइट आंसर हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा आप अपनी कक्षा में समवयस्क अधिगम के लिए अनुशासित करेंगे। कौन सा आप अपनी कक्षा में समवयस्क अधिगम के लिए अनुशंसित करेंगे। नाटक, कंप्यूटर सहयोगी अधिगम, केवल रोजमर्रा की गतिविधियों में भागीदारिता, शोध प्रयोगशालाओं में भ्रमण। तो जो अपनी कक्षा में समवयस्क अधिगम के लिए अनुशंसित करेंगे वो हो जाएगा नाटक करेंगे, है ना। फिर है सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सामाजिक विज्ञान के बारे में कौन सा कथन सही होगा। तो समाज के विविध सारोकारों से सामाजिक विज्ञान का कोई संबंध नहीं। सामाजिक विज्ञान सजातीयता और रीति रिवाजों पर बल देता है, या सामाजिक विज्ञान एक विषयनिष्ठ अनुशासन है, या सामाजिक विज्ञान एक विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक मानस की नींव रखता है। तो जो कौन सा कथन सही है, तो वो सामाजिक विज्ञान एक विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक मानस की नींव रखता है। तो फोर्थ हमारा राइट आंसर है। फिर है सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार पर हाल ही का NCF आधार पत्र पर बल देता है। खुली पुस्तक परीक्षा, सतत आकलन, परीक्षा निष्पादन, परीक्षा के समय बैठने की लचीली व्यवस्था। तो जो सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार पर हाल ही का NCF आधार पत्र किस पर बल देता है, तो वह देता है सतत आकलन पर। हाल ही में जो बल देता है आधार पत्र, तो वो देता है सामाजिक विज्ञान में, और परीक्षा सुधार में तो वो देता है सतत आकलन पर, है ना। तो हमारा दूसरा राइट आंसर होगा। फिर है छोटे बच्चों की शिक्षा को समझने के लिए एक ग्रामीण समुदाय के जीवन इतिहास का अध्ययन करना किस प्रकार के आंकड़े का उदाहरण है। तो गुण द्वितीयक आंकड़े का, या वर्णनात्मक आंकड़े का, या क्लिनिकल केस अध्ययन आंकड़े का, या प्राथमिक आंकड़े का। तो देखते हैं किस प्रकार आंकड़े का उदाहरण है। तो वो है हमारा प्राथमिक आंकड़े का। किसका? प्राथमिक आंकड़े का उदाहरण है। फिर है अवलोकनीय तथ्यों से निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया। अवलोकनीय तथ्यों से निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया क्या कही जाती है। तो विश्लेषण, प्रतिपादन, निगमन, मस्तिष्क आलोड़न। तो अवलोकनीय तथ्यों से जो निष्कर्ष निकाला जाता है, यानी उससे जो नियम तो निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया को कहा जाएगा निगमन। क्या कहा जाएगा? निगमन कहा जाएगा। फिर है एक दशक में एक क्षेत्र विशेष में वर्षा में आने वाले बदलावों को प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री उपयुक्त है। तो प्रवाह सचित्र, दंड आरेख, या आवर्ती बहुभुज, या व्यन आरेख। तो जो शिक्षण सहायक सामग्री उपयुक्त है वो है दंड आरेख। कौन सी मानी जाएगी? दंड आरेख, यानी दूसरा हमारा राइट आंसर है। फिर है समवयस्कों के ज्ञान और पांडित्य के महत्व को समझने को किस परिप्रेक्ष्य में महत्व दिया गया है। तो संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, व्यवहारवादी, रचनावादी। तो किस परिप्रेक्ष्य में महत्व दिया गया है,
तो वो है रचनावादी। रचनावादी परिप्रेक्ष्य में महत्व दिया गया है। फिर है सामाजिक विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति सबसे अधिक प्रभावी है। सामाजिक विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति सबसे अधिक प्रभावी है, जिससे शिक्षकों को इस्तेमाल करना चाहिए या बार बार परीक्षा देने से यह सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी विषय वस्तु को सीख गए हैं, या उदार भाव से ग्रेड देना, या शिक्षार्थियों को आलोचनात्मक और विचारोत्तेजक या गतिविधियों में शामिल करना, या गृह कार्य देना। तो जो बच्चों को जो पद्धति सबसे अधिक प्रभावी है और शिक्षकों को इस्तेमाल करना चाहिए, तो वो है शिक्षार्थियों को आलोचनात्मक और विचारोत्तेजक गतिविधियों में शामिल करना। तो हमारा तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है भारतीय बहुलतावादी समाज में सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों को क्या, यानी भारतीय बहुलतावादी समाज में सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों को क्या करना चाहिए। बहुसंख्यक की राय को प्रदर्शित करना चाहिए, या सरकार के विचारों को प्रदर्शित करना चाहिए, या विवादास्पद मुद्दों में से बचना चाहिए, या सभी धर्मों और सामाजिक समूहों को शामिल करना और उनका प्रतिनिधित्व करना चाहिए। तो जो सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों को क्या करना चाहिए, तो उन्हें सभी धर्मों और सामाजिक समूहों को शामिल करना चाहिए और उनका प्रतिनिधित्व करना चाहिए। तो हमारा फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। फिर है समता के विषय में क्या, समता के विषय में पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति कौन सी हो सकती है। समता के विषय में पढ़ाने के लिए तो व्याख्यान देना, परियोजना देना, गरीबी और पूंजीवाद के विचारों से संबंधित क्षेत्र कार्य देना, या समता को बढ़ावा देने के लिए संवैधानिक प्रावधानों को उभारना। तो जो समता के विषय में पढ़ाना है वो हो जाएगा गरीबी और पूंजीवादी के विचारों से संबंधित क्षेत्र कार्य देना। तो तीसरा राइट आंसर है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा नियमों विनियमों और मूल्यों के सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देगा। निम्नलिखित में से कौन सा है जो नियमों और विनियमों और मूल्यों के सामाजिक अधिगमों को बढ़ावा देगा। तो परियोजना कार्य, समूह चर्चा, किताब पढ़ना, निबंध लिखना। तो जो सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देगा वो हो जाएगा हमारा कौन सा, समूह चर्चा। समूह चर्चा राइट हो जाएगा, यानी दूसरा। फिर है शिक्षार्थी के व्यवहार के निम्नलिखित में से किस पैटर्न को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अभिव्यक्तियों और मूल्यों के आकलन में इस्तेमाल किया जा सकता है। शिक्षार्थी के व्यवहार के निम्नलिखित में से किस पैटर्न को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अभिव्यक्तियों और मूल्यों के आकलन में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो शिक्षकों के सभी विचारों को स्वीकार करना, या अकेले कार्य करने के लिए जोर देना, या प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र अनुभूत करना, या शैक्षणिक कार्यों में अच्छे ग्रेड प्राप्त करना। तो देखो जो अभिव्यक्तियों और मूल्यों के आकलन में इस्तेमाल किया जा सकता वो होगा कि प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र अनुभूत करना, यानी बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए उन्हें स्वतंत्रता देना कि वो अपने आप से बताएं कि क्या है आता उन्हें। तो राइट आंसर हमारा तीसरा हो जाएगा इस क्वेश्चन के अनुसार। फिर है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण में शामिल होंगे। सामाजिक विज्ञान की जो कक्षा में निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण में शामिल होंगे क्या, शिक्षार्थी की कठिनाई विशेष की पहचान करना, या पढ़ने के लिए बहुत अधिक सामग्री उपलब्ध कराना, या चर्चा के लिए अनेक अवसर उपलब्ध कराना, या शिक्षार्थियों की त्रुटियों में तुरंत सुधार करना। तो हमारा जो निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण में शामिल होंगे वो होंगे कौन से, शिक्षार्थी की कठिनाई विशेष की पहचान करना। क्या, शिक्षार्थी की कठिनाई विशेष की पहचान करना शामिल होंगे, यानी फर्स्ट। फिर है हमारा आगे शिक्षक शिक्षा के दौरान सूक्ष्म शिक्षण निम्नलिखित में से किसकी ओर संकेत करता है। शिक्षक शिक्षा के दौरान सूक्ष्म शिक्षण निम्नलिखित में से किसकी ओर संकेत करता है। तो शिक्षक विशिक्षक का बारीकी से अवलोकन करने के द्वारा शिक्षण, या ऐसी छोटी कक्षा को पढ़ाना जिसमें सहपाठी शिक्षार्थियों की भूमिका निर्वाह कर रहे हों, या छोटे समूहों में शिक्षार्थियों को पढ़ाने, या एक समय में कम विषय वस्तु को पढ़ाना। तो शिक्षण शिक्षा के दौरान सूक्ष्म शिक्षण
किसकी ओर संकेत करेगा? तो वो करेगा ऐसी छोटी शिक्षा को पढ़ाना जिसमें सहपाठी शिक्षार्थियों की भूमिका निर्वाह कर रही हो, है ना। तो ये सही हो जाएगा हमारा कौन सा? दूसरा। फिर है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करते समय जब एक शिक्षक व्यक्तित्व अनुभवों का प्रयोग करता है तो वह क्या करता है? पाठ को भागीदार दिलचस्प बनाने का काम करता है, या शिक्षार्थियों की ऊर्जा का सरलीकरण करता है, या उनकी स्थानीय वास्तविकता को वैश्विक संदर्भों के साथ जोड़ने की योग्यता को बढ़ावा देता है, या शिक्षार्थियों में भाषिक और सांस्कृतिक विविधता का ध्यान करता है। तो जो शिक्षक व्यक्तित्व अनुभव का प्रयोग करता है तो वह उनकी स्थानीय वास्तविकता और वैश्विक संदर्भों के साथ जोड़ने की योग्यता को बढ़ावा देता है। जैसे कोई बच्चा है तो उसको क्या किया जाएगा? उसके जो स्थानीय वातावरण में जो जो होता है उसको जोड़कर अगर उसको पढ़ाया जाएगा तो वो अच्छे दिलचस्प तरीके से समझेगा, सामाजिक विज्ञान को पढ़ेगा, उसके वातावरण से जोड़कर पढ़ाया जाएगा। तो इसलिए हमारा तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है निम्नलिखित में से कौन से शिक्षार्थी की सांस्कृतिक पूंजी बनाते हैं? निम्नलिखित में से कौन से शिक्षार्थी की सांस्कृतिक पूंजी बनाते हैं? तो मौद्रिक तथा वित्तीय संसाधन, शिक्षार्थी के द्वारा इस्तेमाल हेतु उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, परिवार की शैक्षिक पृष्ठभूमि एवं स्थानों की संख्या जिनका शिक्षार्थी ने भ्रमण किया है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा कि शिक्षार्थी कौन से शिक्षार्थी की सांस्कृतिक पूंजी बनाते हैं? तो परिवार की शैक्षिक पृष्ठभूमि। क्या? परिवार की शैक्षिक पृष्ठभूमि शिक्षार्थी की सांस्कृतिक पूंजी बनाते हैं। तो हमारा राइट आंसर 3 हो जाएगा। फिर है हमारा अंतिम एवं लास्ट क्वेश्चन, और जिसने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए प्लीज़, यानी लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस। तो निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान की कक्षा में प्रगतिशील कक्षा का आयाम है? निम्नलिखित में से कौन सा जो सामाजिक विज्ञान की कक्षा में प्रगतिशील कक्षा का शिक्षा का आयाम है? तो शिक्षार्थियों की अलग करना, शिक्षार्थियों को अलग करना, और प्रक्रियात्मक बुद्धि और परीक्षा में अंक लाने पर बल देना। तो ना अंक लाने पर बल देंगे, ना प्रक्रियात्मक बुद्धि करेंगे, ना शिक्षार्थियों को अलग करेंगे। तो हमारा बच्चा कौन? 4 जो बहुलता और विविधता के लिए सम्मान है। राइट, बहुलता और विविधता के लिए सम्मान है। तो हमारा 4th राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो प्लेलिस्ट जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा और सारी क्लासेस देख लीजिएगा, पिछली भी और अगली आ ही रही हैं। तो चलो आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।